रीनू चला जा, मैं तेरा मेकअप करती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं दीदी, और आपको मेकअप करने की सोच रही है, और मुझे सजाकर कहाँ भेजोगी रात में, भूत और चुड़ैलों की बारात में? ओहो, तुम भी कैसी बातें करती हो। देखो, तुम तो जानती हो ना, मैं पार्लर का कोर्स सीख रही हूँ, और जब तक मैं नहीं करूँगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेकअप कैसा होता है। अगर माँ पिताजी को पता चल गया ना तो वो हमें बहुत डांटेंगे। वैसे भी पिताजी को आपका ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चल ना मेरी प्यारी बहन। प्रियल जबरदस्ती अपनी बहन रीनू का मेकअप करना शुरू कर देती है। रात को वो उसे एंगेजमेंट वाले मेकअप में तैयार करके बैठा देती है। दीदी, आपने मेकअप तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या फायदा? जिस दिन पिताजी को इसके बारे में पता चलेगा वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपका पार्लर छुड़वा देंगे। अरे, अब तक तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा पार्लर सीख ही लिया है, तभी तो इतना अच्छा मेकअप किया है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी ब्यूटीशियन बनूंगी। तभी प्रियल के पिताजी उसके कमरे में आकर उन्हें देख लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? पिताजी, वो दरअसल पिताजी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दीदी ने जबरदस्ती मुझे ये सब करने के लिए कहा था। मुझे बोलना जरूरी है तो चुप नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम आगे जाकर पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओ, किसी काबिल बनो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट ब्यूटीशियन बनने में है। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आज के बाद तुम पार्लर सीखने कभी नहीं जाओगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नितेश ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रियल को मजबूरन पार्लर छोड़ना पड़ता है। वहीं कुछ दिनों में नितेश उसकी शादी एक अच्छे खासे घर में करवा देता है, जहां उसके पार्लर के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। प्रियल अपने ससुराल में अपने घर को अच्छे से संभालने लगती है। जब से बहू इस घर के अंदर आई है, सब कुछ संभाल लिया है। ऐसी काबिल बहू भगवान हर किसी को दे। तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी। तभी प्रियल का पति अजय किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा होता है। तभी प्रियल पीछे से आवाज लगाकर कहती है, अरे रुकिए, नाश्ता तो करते जाइए। ये देख कलावती गुस्सा हो जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? पीछे से कभी इंसान को आवाज नहीं लगाई जाती। मुझसे गलती हो गई माँ जी। अरे, मैं लेट हो रहा हूँ, बाहर से ही नाश्ता कर लूँगा। इतना कहकर अजय निकल जाता है, जिसके बाद वो जरूरी मीटिंग के लिए जाता है। लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, और साथ ही उस दिन शेयर मार्केट में उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? एकदम से सब कुछ बदल गया। कल तक मेरे पास इतना कुछ था, और आज मैं रास्ते का फकीर बन गया। अजय बहुत परेशान होता है। वो अपने ऑफिस में चारों तरफ यहाँ वहाँ देखकर रोने लगता है। जब वो घर वापस लौटता है तो उसकी परेशान हालत देखकर उसकी माँ कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। लाखों की मीटिंग कैंसिल हो गई माँ। ऊपर से मुझे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिस कंपनी पर मैं कई सालों से पैसा लगा रहा था, वो कंपनी डूब गई। मैं तो रास्ते पर आ गया हूँ माँ। मैंने मार्केट से पैसा उठाकर कंपनी पर लगाया था, क्योंकि उसका प्रॉफिट मिलने वाला था। हे ऊपर वाले, बेटा ये सब क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है माँ, अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये घर, ये शान और शोहरत बेचकर मुझे अपना कर्ज चुकाना होगा। इस तरह अजय का सब कुछ चला जाता है। वो अपनी सारी चीजें बेचकर, यहाँ तक कि अपना बड़ा सा घर बेचकर कर्ज चुकाने के बाद अब एक किराए के मकान में आ जाता है। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी तो आती जाती रहती है। परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है।
किराए का मकान तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनके घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। माँ जी, अगर आप कहो तो मैं पिताजी को फोन कर देती हूँ, हम उनसे थोड़ी मदद ले लेते हैं। नहीं बहू, ऐसा मत करना, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कहने की बातें ही नहीं बल्कि आजमाने की बातें भी होती हैं। तुम्हारे टोकने के बाद ही अचानक ये सब हुआ। खासकर तुमने अगर उस दिन अजय को जाते हुए टोका न होता। अपनी गलती के लिए मुझे बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैं बहुत जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगा, जिससे हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह अजय नौकरी ढूंढने में लग जाता है। एक दिन प्रियल सभी के खाने के बाद जो कुछ बचा कुचा होता है वो खा रही होती है। इसे ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। तभी दरवाजे पर एक गरीब औरत आती है। भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो, एक भूखी औरत की दुआएं लगेंगी। कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो बेटा। उस औरत की आवाज सुनकर प्रियल खाने की प्लेट लिए बाहर आ जाती है। इस खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, ये लीजिए। औरत वो खाना खाने के बाद पलक झपकते ही एक परी के रूप में बदल जाती है। अपना खाना छोड़कर तुमने मुझे दे दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो मुझसे जो भी कुछ तुम्हें मांगना है। प्रियल अपने सामने एक परी को देखकर हैरान रह जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। अब मैं परी जी से क्या मांगूं? क्यों ना मैं परी जी से अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर ही मांग लूं? लेकिन अगर वो चला नहीं तो? प्रियल के मन की सारी बातें वो परी सुन लेती है। तुम्हें ब्यूटी पार्लर चाहिए? रुको, मैं तुम्हें अभी एक जादुई ब्यूटी पार्लर देती हूँ। उनके किराए के मकान के पास ही एक बहुत सुंदर सा ब्यूटी पार्लर प्रकट हो जाता है। ये कोई मामूली ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि जादुई ब्यूटी पार्लर है। इसमें तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ग्राहक अपने आप यहाँ पर आएंगे और इस ब्यूटी पार्लर से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। वो परी इतना कहने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद प्रियल बहुत खुश होकर अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर आ जाती है। कितना खूबसूरत है ये पार्लर, यहाँ तो सब कुछ है। तभी वहाँ एक कस्टमर आती है। मुझे बालों की कटिंग करवानी है, क्या मेरे बालों की कटिंग हो सकती है? मुझे तो कटिंग करनी आती ही नहीं। पार्लर में आखिरी में मेरा बस यही रह गया था सीखने के लिए। अब मैं क्या करूँ? अमृता पार्लर की चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक कैंची उड़ती हुई आती है और अपने आप उसके बाल काट देती है। ये जादुई पार्लर के कमाल को देखकर प्रियल दंग रह जाती है। ओह माय गॉड, तुमने कितनी अच्छी कटिंग करी है, थैंक यू सो मच। ये लो अपने पैसे। प्रियल बहुत खुश थी। तभी पार्लर में अजय और कलावती भी आ जाते हैं। अरे बहू, ये सब कैसे? ये पार्लर कहाँ से आ गया अचानक से? फिर प्रियल उन्हें सब कुछ बताती है। ये पार्लर एक परी ने मुझे दिया है। आपको पता है, पिताजी को मेरा पार्लर सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी थी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। और फिर हमारी इस गरीबी में ये जादुई पार्लर ही हमारी मदद कर सकता है। मेरी बहू इतनी होशियार है, मुझे तो इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। माँ जी और अजय जी, आप दोनों की सोच बहुत अच्छी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे कभी पार्लर चलाने के लिए हाँ करोगे। अब जाकर पार्लर चलाने का मेरा सपना पूरा होगा। वो इतना कह ही रही थी कि बाहर उसे आवाज आने लगी। अरे, ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? प्रियल बाहर आकर देखती है तो उसके पार्लर के बाहर बहुत भीड़ होती है। अरे, मुझे मेकअप करवाना है।
मुझे अपने बालों की कटिंग करवानी है और फेशियल भी करवाना है। देखो जल्दी जल्दी कर दो, मुझे शादी में जाना है। आप सभी लोग लाइन में लगकर एक के बाद एक अंदर आइए। सभी के लिए ये पार्लर खुला हुआ है और सभी के काम किए जाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। इस तरह प्रियल के पार्लर में माधुरी आती है, जिसे देख प्रियल कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद देखना मेरा कमाल। जैसे ही माधुरी अपनी आंखें बंद करती है, जादुई पार्लर के मेकअप टूल अपने आप हवा में उड़कर माधुरी का मेकअप करके उसके बालों की कटिंग करने लगते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े अजय और कलावती हैरान रह जाते हैं। देखा मेरे जादुई ब्यूटी पार्लर का कमाल, अब 2-2 मिनट में मैं सबका सब कुछ कर दूंगी। इस तरह प्रियल बहुत खुश होती है। अब वो अपना जादुई ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है, जिसके चलते उनकी सभी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसके पार्लर चलाने का शौक भी पूरा हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो अजय को उसके बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने में उसकी मदद करती है और उसे बिजनेस के लिए पैसे भी देती है, जिसके चलते अजय दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करता है। अब उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं और वो सब पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इस सुंदर सी लड़की का नाम मीरा है। मीरा को सजना संवरना बहुत पसंद है। मीरा जब शहर में पढ़ती थी, तब उसने एक ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। अरे वाह मीरा, तुझे तो मेकअप का सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। क्यों नहीं आएगा? मैंने ब्यूटिशियन का फुल कोर्स किया है। अरे वाह, तू कितनी सुंदर लग रही है। ओह थैंक यू। और तुम्हें पता है, मेरा सपना है कि गांव में मैं एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलूं। ये तो बहुत अच्छा है। तो तुम कब खोल रही हो अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान? शादी के बाद। तुझे तो पापा का पता है ना, वो तो पैसे भी नहीं देंगे। उनको तो ऐसा लगता है कि शादी ही सब कुछ है। वो कहते हैं ब्यूटी पार्लर डालकर क्या मुझे लड़की की कमाई खानी है? फिर कुछ दिनों बाद मीरा को देखने के लिए करण और उसका परिवार आता है। ये मेरी बेटी है मीरा, BA किया हुआ है इसने। ये मेरा भतीजा करण है, बहुत पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी भी है। अरे वाह, सरकारी नौकरी! और क्या चाहिए? सबका मुंह मीठा करवाइए। मीरा के पिताजी को सरकारी नौकरी वाले दामाद की ही खोज थी और करण को तो मीरा पहली ही नजर में बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। और 1 साल के बाद ही मीरा की शादी करण से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मीरा ने करण को अपना सपना बताया। मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलूं। बहुत अच्छे, जरूर खोलेंगे। क्योंकि मीरा अक्सर ही ब्यूटी पार्लर की बातें करती थी, इसलिए करण बहुत ऊब चुका था। ब्यूटी पार्लर। हाँ हाँ। फिर एक दिन मीरा बहुत ही भड़क गई। अरे मैं कितनी बार बोलूं आपको कि मुझे ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलनी है। तुम्हें तो मेरी आर्थिक स्थिति पता है ना, ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बताओ मुझे। फिर मीरा सोचने लगी और वहाँ से अंदर कमरे में चली गई और अपने झुमके लेकर वहाँ से बाहर आई और बोली, ये है ना मेरे झुमके, ये किस काम में आएंगे? लेकिन ये तो तुम्हारे पापा ने दिए हैं ना। तो क्या हुआ, अगर समय पर मेरे काम नहीं आए तो इनका मूल ही क्या। आप इसे बेच कर आइए, फिर मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी, ठीक है? ठीक है। उसके बाद करण बाजार चला गया और उसने वो झुमके सुनार को बेच दिए और सारे के सारे पैसे मीरा के हाथ में रख दिए। मीरा पैसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर अगले ही दिन मीरा ने बाजार से सारा ब्यूटी पार्लर का सामान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में मीरा ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अब गांव की सभी औरतें मीरा के ब्यूटी पार्लर में ही आया करती थीं। मीरा अब बहुत खुश थी क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। महीने के अंत में
करण हिसाब किताब करने बैठ गया। इस महीने तुमने पूरे 30,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। मैं नहीं कहती थी। हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम बहुत अमीर बन जाएंगे। मीरा ने अपना ब्यूटी पार्लर का काम जारी रखा। ऐसे ही 1 साल बाद उसने एक दुकान खरीदी और उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोला। देखते ही देखते मीरा का घर भी बड़ा हो चुका था। इस तरह मीरा ने ब्यूटी पार्लर चलाकर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि अपने पति की आर्थिक मदद भी की और उनका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। बहन जी, जरा मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने बहन जी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आपकी बेटी इतनी काली निकलेगी। बहन जी, भगवान ने 2 ही तो रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। अगर मेरी बेटी काली है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी उससे शादी ही नहीं करेगा। किसी का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकती। इतना कहकर वो औरत और उसका लड़का वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी आस्था बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। माँ, आप मेरी शादी मत कीजिए। मुझे पता है कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं इतनी काली हूँ कि किसी को भी पसंद नहीं आने वाली। तभी वहाँ पर अपने कॉलेज से सेजल घर पर आती है। चलो, तुम्हें इतना तो पता ही चल गया कि तुम्हारे कालेपन की वजह से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। सेजल ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारी आस्था को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कई समय तक करुणा अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते रहती है, लेकिन उसके कालेपन की वजह से कोई भी उससे अपने घर का रिश्ता नहीं करता। एक दिन महेश्वती नाम की एक औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर करुणा के घर पर आती है, जहां उसकी नजर सेजल पर पड़ती है। सेजल बहुत ही गोरी और सुंदर थी। इसी के चलते महेश्वती कहती है, बहन जी, मेरे 2 बेटे हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपकी दोनों बेटियों से अपने बेटों की शादी करवा दूं, क्योंकि मुझे आपकी दोनों ही बेटियां बहुत पसंद आई है। ये तो करुणा के लिए सोने पर सुहागा था। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी महेश्वती के दोनों बेटों से कर देती है, जिसके बाद महेश्वती अपनी दोनों बहुओं को घर ले आती है। लेकिन इस बात से सेजल को बहुत ऐतराज था कि उसे अपनी बहन जरा भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो जब अपनी सास को अपनी बहन से बहुत प्यार से बात करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ज्यादा ही पसंद आ रही है मेरी सास को मेरी काली कलूटी बहन। इसे तो बहन बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। इसको कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस ससुराल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक होना चाहिए। फिर क्या था, उस दिन के बाद से सेजल अपनी सास के कान भरना शुरू कर देती है। वो अपनी सास को अपनी बहन के ही खिलाफ भड़काती है, जिसके चलते महेश्वती अपनी काली बहू को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। जब देखो काम चोरी करती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अरे अभी तक घर की साफ सफाई भी नहीं हुई है, नाश्ता भी नहीं बना हुआ है, ऊपर से घर में पूजा भी नहीं हुई है। माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और रोजाना तो मैं काम करती ही हूँ। एक दिन क्या सेजल काम नहीं कर सकती? देखा माँ जी, कितना भी काम कर लूँ, दीदी को तो लगता है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती हूँ। सेजल बिल्कुल सही कहती थी तुम्हें। हम दोनों से बहुत ज्यादा चिढ़ है तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काली हो। अरे ऐसी बहू मुझे चाहिए ही नहीं। चल अभी के अभी इस घर से बाहर निकल। महेश्वती उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो घर के दरवाजे को बंद कर देती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी? लेकिन फिर भी उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। उन दिनों आस्था का पति आयुष्मान भी गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में गया हुआ था। अकेली बेचारी आस्था वहां से चुपचाप चली जाती है और चलते चलते उसे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है।
अब मैं क्या करूं? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना तो है ही नहीं। चलो यहीं पर ही रह लेती हूँ। फिर आस्था उस टूटी फूटी झोपड़ी में ही रहने लगती है, जहाँ उसे एक देवी माँ की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है। वो देवी माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर वहीं पर अपना गुजारा करने लगती है। कई दिनों तक वो भूखी प्यासी रहती है और उसे कोई खाना तक नहीं देता। भीख मांगने से अच्छा उसे काम ढूंढना सही लगता है। फिर वो मुखिया के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है, जिसके चलते मुखिया उसे 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसे भी देता है। एक दिन आस्था अपने आप से कहती है, अरे कब तक मैं इस तरह नौकरी करती रहूंगी? मुझे पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन मुझे पार्लर की नौकरी कहीं मिल ही नहीं रही। क्यों ना मैं खुद का ही एक पार्लर खोल लूं? लेकिन मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। बेचारी आस्था पार्लर खोलने के लिए मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लेती है। इसके बाद वो एक छोटा सा पार्लर खोल लेती है। वो काली थी, जिसके चलते उसके पार्लर में कोई भी नहीं जाता था। कौन जाएगा इस काली कलूटे के पार्लर में? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इसके पार्लर में जाकर किसी को कोई निखार आएगा। इतनी बदसूरत पार्लर वाले के पार्लर में कोई नहीं जाने वाला। अरे जो खुद को खूबसूरत नहीं बना सकती, वो दूसरों को क्या बनाएगी? फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और बेचारी आस्था ये सब सुन लेती है। जिसके बाद वो रोते हुए अपने पार्लर में रखी हुई देवी माँ की मूर्ति से कहती है, देवी माँ मेरी मदद करो। मैंने मुखिया से पैसे लिए हैं, मुझे उनके पैसे भी चुकाने हैं। ऊपर से मेरे काले रंग की वजह से मेरे पार्लर में कोई भी नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माँ। जैसे ही आस्था इतना कहती है, वहाँ देवी माँ की मूर्ति से एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। तुम चिंता मत करो, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब आगे तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ। लाओ अपने हाथों को आगे करो। जैसे ही आस्था अपने हाथों को आगे करती है, वो परी अपने हाथों से उसके हाथों को स्पर्श करती है, जिसके चलते वहाँ एक हल्की सी रोशनी उत्पन्न होती है। अगर तुम किसी भी इंसान को स्पर्श करोगी तो वो बहुत ही सुंदर और गोरा हो जाएगा। चाहे तो अपने ऊपर तुम ये करके देख सकती हो। जैसे ही आस्था अपने चेहरे को स्पर्श करती है, वो बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है। फिर वो उस परी का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ से एक काली सी मॉडल लड़की जा रही होती है। वो आस्था का ब्यूटी पार्लर देखकर उसके ब्यूटी पार्लर में आती है और कहती है, देखो मेरा कोई अच्छा सा मेकअप कर दो, जिससे मैं थोड़ी गोरी सी नजर आऊं। आज मेरा एक फंक्शन है, मुझे उसमें बहुत सुंदर दिखना है। अनुष्का ऐसा कहकर कुर्सी पर बैठ जाती है, जिसके बाद आस्था एक क्रीम लेकर अनुष्का के चेहरे को स्पर्श करती है। इतना करते ही वो बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाती है। जब अनुष्का अपने आप को शीशे में देखती है तो वो हैरान ही रह जाती है। ओह माय गॉड, क्या ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तुमने तो मेरी काया ही पलट दी। ये सब तुमने कैसे किया? मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो मेरी तरफ से ट्रिपल पैसे। अनुष्का इतना खुश हो चुकी थी कि वो आस्था को अपनी मेहनत के ट्रिपल पैसे देकर जाती है। वहीं आस्था भी बहुत खुश होती है। जिस फंक्शन में अनुष्का जाती है, वहाँ उसकी सभी सहेलियाँ उसके गोरे रंग को देखकर बहुत प्रभावित होती हैं और उससे उसके पार्लर के बारे में पूछती हैं। पता नहीं कोई नया पार्लर था और वो पार्लर वाली भी सुंदर और गोरी थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। फिर अनुष्का की सारी सहेलियाँ उसके साथ आस्था के पार्लर में जाती हैं, जहाँ अनुष्का उन्हें भी गोरा करने के लिए बोल देती है।
फिर आस्था ने एक एक करके सभी को स्पर्श कर दिया और वैसे ही वो गोरी और सुंदर हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। क्या बात है, ये ब्यूटी पार्लर तो जादुई ब्यूटी पार्लर है, जहाँ कोई भी काला आएगा तो वो गोरा होकर ही बाहर जाएगा। फिर क्या था, उस दिन के बाद से आस्था बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। उसके पार्लर के बाहर लाइन लगी हुई होती है। जब इसके बारे में सेजल और महेश्वती को पता चलता है तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है और वो दोनों आस्था से माफी मांगने उसके पास जाती हैं। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो तुम्हारी बहन सेजल ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे माफ कर दे बहू। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है। बल्कि आप लोगों ने जो किया मेरे साथ वो बहुत अच्छा किया। आज आप लोगों की बदौलत ही मैं इस मकाम पर हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर आप लोगों के साथ चलूंगी तो ऐसा नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे छोड़ा था। एक ठोकर खाकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कभी मेरी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आस्था का ये जवाब सुनकर सेजल और महेश्वती वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिन में आस्था का पति आयुष्मान उसके पास आ जाता है और उससे जो सब कुछ हुआ उसकी माफी मांगता है। उस दिन के बाद से आयुष्मान अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ ही रहने लगता है और यहाँ आस्था अपनी जादुई ब्यूटी पार्लर को अच्छे से चलाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। अरे बेटा देख, तेरी फ्लाइट को आने में पूरा 1 घंटा है। आखिरी बार अपनी माँ को अपने बेटे से अच्छे से मिलने तो दे। तू तो जानता ही है, तू वहाँ जाने के बाद मुझे भूल जाएगा। लेकिन तेरी माँ तेरे इस चेहरे को तेरे आने तक अपने मन में छुपा लेगी। अरे माँ, आप भी ना ये फिल्मी ड्रामा कर करके मुझे रुला दोगी। देखो, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूँ। मुझे इस तरह मत भेजो कि मैं वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद करूँ। अरे बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, वहाँ जाने के बाद तू गोरी लड़कियों के पीछे तो नहीं भागेगा ना? क्योंकि वो गोरी मैडम तेरा जीना हराम कर देंगी। उन गोरी मैडम से थोड़ी दूरी ही बनाकर रखना। अरे माँ, आप भी ना। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो आपकी बातों के चलते मेरी फ्लाइट ही मिस हो जाएगी। रमन ऐसा कहकर अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए चला जाता है और वही बेचारी गायत्री फ्लाइट के बाहर अपने बेटे को जाते हुए देखती रह जाती है। जिसके कुछ देर बाद वो घर वापस आ जाती है। रमन अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब के लिए गया था। वहाँ उसकी जॉब की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होती है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? तो इस तरह रमन की जॉब पर उसे एक लीजा नाम की अंग्रेजन दोस्त मिल जाती है जो उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। देखते ही देखते रमन को लीजा से प्यार होने लगता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो लीजा को अपनी मातृभाषा हिंदी बहुत ही अच्छे से सिखा देता है। रमन, हमारी शादी को पूरा 3 साल हो गया है और तुमने मुझे अभी तक अपनी माँ से भी नहीं मिलवाया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ से मिलवाओ। बेबी, क्या करोगी तुम माँ से मिलकर? वैसे तुम्हें ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना था ना? चलो मैं तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवा देता हूँ। लीजा की बात टालने के लिए रमन उससे ऐसा कह देता है, जिसके बाद उसे वो सब पूरा भी करना पड़ता है। अमेरिका में ही रमन लीजा को हाई लेवल ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा देता है। एक दिन अचानक से रमन की माँ की कॉल आती है। बेटा, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तू अमेरिका जाने के बाद अपनी इस बूढ़ी माँ को भूल ही जाएगा। देख, वहाँ किसी अंग्रेजन के चक्कर में मत पड़ना। मैंने तेरे लिए एक बहुत ही प्यारी, सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ कर रखी है। जितनी जल्दी हो सके अमेरिका से वापस आ जा बेटा। अरे माँ, मैं यहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। आप मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं।
मुझे कुछ नहीं पता बेटा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू कुछ ही दिनों में अपनी माँ की अर्थी पर गांव वापस लौटेगा, लेकिन तुझे गांव तो आना ही होगा। एक तरफ तो रमन ने अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ उससे उसकी शादी के लिए ही वापस बुला रही थी। बेचारा रमन फंस जाता है और ना चाहते हुए भी उसे लीजा के साथ अपनी माँ के घर वापस आना पड़ता है। जैसे ही गायत्री अपने बेटे रमन को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है। आखिरकार बेटा तू मुझसे मिलने आ ही गया। मैं तेरी राह कब से देख रही थी। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? माँ मैं क्या करूँ, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलती थी। वैसे माँ मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, इससे मिलिए। ये है लीजा, आपकी बहू। ये सुनते ही गायत्री अचंभित रह जाती है, मानो उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, और वो रमन से कहती है, हे भगवान, एक अंग्रेजन को तू मेरे घर पर उठा कर ले आया है। तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। हर बात तूने केवल अपनी ही सुनी। लेकिन ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ले जा इस विलायती अंग्रेजन को। माँ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की अब इस घर की बहू है और इस बात को आप नकार नहीं सकती। रमन लीजा के बारे में गायत्री को अच्छे से समझाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गायत्री को रमन की बात माननी ही पड़ती है और लीजा को घर में आने की इजाजत भी देनी पड़ती है। लेकिन गायत्री को लीजा एक आग भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो गोरी चमड़ी और विलायती थी। माँ जी आप यहाँ पर बैठी हैं, बताइए क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूँ? क्या मैं आपको चाय बनाकर लाकर दूँ? नहीं नहीं बहू, चाय क्यों, एक काम कर, चाय बनाने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना, ताकि मैं मर जाऊं और तेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी लीजा हैरान रह जाती है और वो गायत्री से कुछ भी नहीं कह पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमन को अमेरिका से कॉल आता है, जिसके चलते उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे परेशान न हो तो और क्या करूं? तुम्हें पता है मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं वहाँ का अकाउंटेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही लीजा भी बिल्कुल हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी ये सब कुछ सुन लेती है और रमन से कहती है, बेटा तू मान या ना मान, ये सब इस गोरी चमड़ी की साजिश है। ये अंग्रेजन तेरे साथ एक गेम खेल रही है। इसे इस घर से निकाल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ आप तो चुप ही नहीं होती हो। जब देखो बेचारी लीजा के पीछे ही पड़ी रहती हो। उसने कुछ भी नहीं किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रमन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गायत्री भी चली जाती है। लेकिन बेचारी लीजा अपनी सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर में कई सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे पैसों की तंगी होना और घर का राशन खत्म हो जाता है। माँ जी घर का राशन खत्म हो गया है, अब मैं क्या बनाऊँ? अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक काम कर मुझे ही बना डाल, क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं और ना ही मेरे निकम्मे बेटे के पास एक फूटी कौड़ी है। माँ जी वैसे मैंने खुद सोचा था, जब तक रमन जी को नौकरी नहीं मिल जाती क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं और अपना खुद का काम कर लूं। क्या कहा तूने? तू ब्यूटी पार्लर खोलेगी? अरे और इज्जत का जनाजा निकालना है क्या? मेरे तो इस घर में आराम से रह ले। वैसे ही तुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ मैं। गायत्री लीजा को डांट देती है, जिसके बाद बेचारी लीजा रोते हुए अपने कमरे में पहुँच जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन दिन बीतते रहते हैं, लेकिन घर की परेशानियाँ खत्म नहीं हो पाती। एक दिन गायत्री से मिलने उसकी सहेली मीनू उसके घर पर आती है। अब क्या बताओ बहन तुझे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। कल मुझे शादी में जाना है और हमारे यहाँ कोई पार्लर वाली ही नहीं है जो मुझे अच्छे से तैयार कर सके और मेरा ब्लीच फेशियल भी कर सके। अरे तो जरूरत भी क्या है, अब तो हम बूढ़ी हो चुकी हैं। अब हम कौन सा पहले की तरह जवान हैं जो मेकअप और ये सब करवाएंगे।
अरे गायत्री, ये तो तुम्हारी सोच है। मैं तो अभी जवान हूँ और शादी में अच्छे से तैयार होकर जाना चाहती हूँ। तभी लीजा वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है, जिसके चलते लीजा मीनू से कहती है, माँ जी, मैंने पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ है। अगर आप चाहो तो मैं आपका मेकअप भी कर सकती हूँ और ब्लीच फेशियल भी। लो जी, कर लो बात। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, वही बात हो गई आज तो। मैं पूरे गांव में पार्लर वाली ढूंढ रही थी, पर गायत्री तेरी बहू तो खुद ही एक पार्लर वाली है। मगर ये तो अंग्रेजन है, इसे तो और अच्छा काम करना आता होगा। ऐसा कहने के बाद मीनू अपना मेकअप और ब्लीच फेशियल लीजा से ही करवाती है। इसके चलते लीजा मीनू का बहुत अच्छा मेकअप भी करती है और बहुत अच्छे से ब्रिज भूषण भी कर देती है। ये सब देखकर मीनू बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे 2000 रुपए देकर जाती है। अरे बहू, जितनी जल्दी हो सके तू अपनी दुकान खोल ले, बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं लीजा उन पैसों से घर का राशन ले आती है। ये सब देखकर गायत्री को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो लीजा को उसकी दुकान खोलने की परमिशन दे देती है और अपना मंगलसूत्र बेचकर उसकी दुकान का सारा सामान भी लेकर आती है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी कला को नकारा। आज से तू अपना खुद का पार्लर चलाएगी और तुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर क्या था, लीजा गांव में खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिसके चलते उसके पार्लर में अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं और वो खूब पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और लीजा अपने पति रमन और सास गायत्री के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। राधा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज न होने के कारण राधा आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई। अब तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली प्रियल दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। अरे, क्या करेगी ये सब कुछ सीखकर? मैं भी ना अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ये सब कहाँ से सुन लिया और सीख लिया तूने? दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता अब तुम्हारी शादी कहाँ होगी बेटा। ये सब कुछ मैं नहीं जानती माँ। अच्छा भाई, शादी से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ। राधा 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास के ही शहर में रहने वाले मनोज से हो जाती है। एक दिन मनोज की माँ सरला उससे कहती है, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में खाना बनाया है। बताओ, नेक में क्या लोगी? नेक? तभी सरला के पति कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच में? हाँ हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? इस घर में ये सब नहीं होगा। ये क्या कह रही हो बहू? हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो ना राधा, शांति से खाना खाओ। मनोज और राधा दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी, जो माँ और बाबूजी इतना ज्यादा नाराज हो गए? अरे आप भी ना, इसमें बुराई ही क्या है? अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की? आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी। मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
राधा यही सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगली सुबह, देखो राधा, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो। हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर ये पार्लर वार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी। बस अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। फिर कई दिन बीत जाते हैं और राधा मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। तब मनोज की माँ, जल्दी घर आ गया बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे बेटा? कंपनी को बहुत घाटा हो गया माँ। एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में पैसों की तंगी होने लगती है। क्योंकि घर में और कोई नहीं कमाता था, तभी राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूं। मुश्किल समय में 4 पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसों की जरूरत तो है बहू, पर तेरा ऐसे काम करना अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है। अच्छा, चल ठीक है। राधा घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ब्यूटी पार्लर का जरूरी सामान सही भाव में देख कर ला दें और कुछ पर्चे बनवा कर छपवा दें, तो शायद ज्यादा लोग आने लगेंगे। फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। कल से मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए। बस ही काम चल पड़े। कोशिश करते हैं, जब तक कोई नौकरी नहीं है। मैं भी अपनी माँ की ट्रिक यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है और घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद राधा के पिताजी राधा से कहते हैं, बहू, आज हम सबको तुम पर गर्व है, क्योंकि आज तुम्हारी खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब मनोज से कहकर पास में ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ? हाँ बेटा, मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर। अरे नैना, क्या कर रही है? जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। नैना मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का काम काज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाकर क्या करेगी? हाँ, वहाँ भी मेकअप ही करूँगी माँ। मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा। बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूंगी। तू भी ना बेटी, कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। नैना और उसकी माँ मंदिर चली गयी। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे जानकी बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर पर। उसी बहाने नैना बेटी के हाथों की 1 कप चाय भी पी लूंगा। पंडित जी से बात करने के बाद नैना अपनी माँ के साथ बाजार जाने लगती है कि तभी रास्ते में नैना को उसकी सहेली रवीना मिल जाती है। अरे रवीना, तू कितने दिनों बाद मिल रही है। माँ, आप बाजार जाओ, मैं रवीना से बात करके अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तो आराम से बात करके आ।
इतना बोलकर नैना की माँ जानकी वहाँ से चली जाती है। और बता कहाँ है आजकल? तू अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई। माना कि तू बहुत अमीर है, पर अपनी इस गरीब सहेली को कैसे भूल गई? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, तो बस शादी की तैयारियों में बिजी रहती हूँ। तुझे तो पता ही है कि शादी में कितने काम होते हैं। और मैं तो कल तेरे घर ही आने वाली थी, तुझे शादी का कार्ड जो देना है। ओह अच्छा, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे पता है माँ ने पंडित जी से मेरे लिए भी रिश्ता देखने को कहा है। तू भी मेरी शादी में जीजू को लेकर जरूर आना, समझी? अरे हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, कल घर पर मिलते हैं। माँ मेरा बाजार में इंतजार कर रही होंगी। मुझे कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। हाँ, बाय। फिर वो दोनों अमीर गरीब सहेलियाँ अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। उसके बाद पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर नैना शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम आनंद था और वो किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर ही नैना की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह नैना के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह नैना के सपने भी टूटने वाले थे। नैना की सास का नाम चंपा था और वो बहुत ही खड़ूस थी। चंपा ने नैना से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें लेकर 5 लोग। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी, संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी पत्नी घर आते ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके शादी ही फाइनल कर लिया। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। तभी नैना के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं। ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। नैना समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब नैना रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसकी नंद कुसुम आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछो कुसुम, ये तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी। आप और हम मॉडर्न हैं। हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताओ भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ। और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। कुसुम नैना के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। कुसुम बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी। उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन कुसुम ने नैना से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर नैना और कुसुम शादी में मेकअप करने चली गयी। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को नैना का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह नैना छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीदकर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर चंपा के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना करम जली, तूने हमारी बात नहीं मानी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ।
ने नैना को एक थप्पड़ मारा। नैना नीचे गिर पड़ी, उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी से बॉडी को छुपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने मिलकर नैना की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। कुसुम घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो चंपा ने उससे कहा, भाग गई है वो, आज के बाद इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले दिन अचानक से आनंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे चंपा को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। कुसुम बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना? जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। कुसुम ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन कुसुम ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी कुसुम ने देखा, अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या? ये जादू कैसे हो रहा है? बाल काटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने नैना की आत्मा आई। कुसुम, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसे जमीन के नीचे दफन हूँ कुसुम। नैना की आत्मा ने कुसुम को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। कुसुम ने पुलिस में खबर की। चंपा, उसके पति और आनंद को अरेस्ट किया गया। फिर कुसुम अकेली ही उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। नैना की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई, क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। कुसुम की अच्छी खासी कमाई होने लगी और नैना भी हंसी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।